अस्सलाम वालेकुम। आज हम एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है और क्या-क्या टूल्स इसके अंदर यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 फेजेज़ रहेंगे। फर्स्ट फेजेज़ में हम पाइपलाइन बनाना सीखेंगे और उसको ब्रोंज़ लेयर के अंदर स्टोर करेंगे। रॉ डेटा को ब्रोंज़ लेयर के अंदर स्टोर करेंगे। और दूसरे फेज़ में हम सीखेंगे डेटाब्रिक्स की मदद से कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं और उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक कैसे लगाएंगे और देन उसकी पावर बीआई की हेल्प से हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो इस पूरी जर्नी में हम एक डेटा सेट यूज़ करेंगे एडवेंचर वर्क जो कि कैगल वेबसाइट से लिया गया है और उसको हम डाउनलोड करके गिटहब में अपलोड करेंगे और देन उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो हमने एज़्योर पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। इसके अंदर हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर हम तमाम सर्विसेज को क्रिएट करेंगे। तो चलो हम इसको रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं रिसोर्स ग्रुप और हम इस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करते हैं और हम इस रिसोर्स ग्रुप को एक नाम देंगे, जैसे कि फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, और हम ईस्ट एशिया इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और देन हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं एंड देन क्रिएट कर लेते हैं और हम इसका वेट करते हैं क्रिएट होने का। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, हमने रिसोर्स ग्रुप बना लिए। अभी हम एक स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं। स्टोरेज अकाउंट इसको क्रिएट करते हैं। जहाँ हमारा डेटा स्टोर होगा, रॉ डेटा स्टोर होगा। और इस रिसोर्स ग्रुप को हम सेलेक्ट कर देते हैं फर्स्ट आरजी को और हम स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देते हैं। हम दे देते हैं फर्स्ट आरजी स्टोरेज डेटा लेक। वो नाम देना है जो पहले यूज़ ना हुआ हो। फर्स्ट आरजी स्टोरेज डेटा लेक। ईस्ट एशिया हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम यहाँ से एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे और हम एलआरसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और देन हम नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़रूर रखनी है, इस इनेबल हायरार्किकल नेम स्पेस को हमेशा क्लिक करना है, नहीं तो वो ब्लॉब स्टोरेज बन जाएगा। इसको क्लिक नहीं करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा क्लिक करने से, फिर हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन रख सकते हैं। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, then next, and then next, next, next and create। स्टोरेज अकाउंट में हमने अपना जो डेटा हम लाएंगे गिटहब से उसको हमने स्टोर करना है स्टोरेज अकाउंट में, रॉ डेटा सेट को। इसी तरह हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेटा होगा वो भी हम स्टोरेज अकाउंट में अपडेट करेंगे और हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसका हम वेट करते हैं। स्टोरेज अकाउंट हमारा क्रिएट हो रहा है। तो हम इसका वेट करते हैं, साथ साथ में हम चीज़ों को
समझते हैं कि होने वाला क्या है। एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग में हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया अभी तक, और अभी हमने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया। अभी तक हमने 2 काम किए, एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है और दूसरा हम स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं। हाँ, इसकी अभी डिप्लॉयमेंट हो गई है। गो टू रिसोर्स करते हैं, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट बन गया है। और इसके अंदर हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज, डेटा स्टोरेज आ रहा है और यहाँ पे एक कंटेनर आ रहा है। और इस कंटेनर के अंदर हम 3 कंटेनर बनाएंगे, एक ब्रॉन्ज लेयर का, एक हम बनाएंगे सिल्वर लेयर का, एक गोल्ड लेयर का। ब्रॉन्ज लेयर जो हमारा रॉ डेटा को कलेक्ट करेगा। तो चलो हम एक ऐड कंटेनर करते हैं, कंटेनर का नाम दे देते हैं बी आर ब्रॉन्ज कंटेनर, क्रिएट कर लेते हैं। ये ब्रॉन्ज कंटेनर हमारा क्रिएट हो गया। इस तरह हम एक और क्रिएट करते हैं सिल्वर, जिसके अंदर हम थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। देन हम एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे गोल्ड, जो कि डेटा एनालिटिक्स की टीम उस कंटेनर को यूज़ करके पावर बीआई को एडमिन के लिए डैशबोर्ड बनाएगी। और इसके अंदर एक गोल्ड यूज़ कंटेनर बना लेते हैं। ये हमारे पास ब्रॉन्ज कंटेनर आ गया, गोल्ड कंटेनर आ गया एंड सिल्वर कंटेनर आ गया। और अभी हमने क्रिएट करना है, होम पे क्लिक करते हैं और हम एक डेटा फैक्ट्री को क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारी पाइपलाइन बनाने में हमारी मदद करेगा। डेटा फैक्ट्री को सर्च करते हैं, डेटा फैक्ट्री, और हम इसको क्रिएट करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई डेटा पाइपलाइन नहीं बनाई हमने, इसीलिए हम इसको अभी क्रिएट करते हैं। और यहाँ से हम रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप, इसी के अंदर हमने, ये प्रोजेक्ट का मेन रिसोर्स ग्रुप है और हम इसको भी नाम दे देते हैं जो डेटा फैक्ट्री रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप, एज़्योर डेटा फैक्ट्री फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। इसको नाम दे देते हैं ईस्ट यूएस की जगह हम अभी ईस्ट एशिया करते हैं, ताकि हम एक ही रीजन को सिलेक्ट करें। देन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट। बस जहाँ चीज़ें समझना है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। यही है, किसी टूल्स को, किसी सर्विस को सीखना है, उसको डाउनलोड कर लो और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। और ये हमारा भी एज़्योर देख रहा है कि हम जो फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। अभी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये भी क्रिएट हो रही है हमारी एज़्योर डेटा फैक्ट्री, जिसकी मदद से हम पाइपलाइन बनाएंगे और उस पाइपलाइन की मदद से हम गिटहब से डेटा लेके आएंगे अपने ब्रॉन्ज लेयर कंटेनर के अंदर। तो अभी इसकी डिप्लॉयमेंट चल रही है, इसका वेट करते हैं जब तक इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं आती। अभी इसकी डिप्लॉयमेंट हो गई है। अभी हम इसको गो टू रिसोर्स करते हैं, गो टू रिसोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी हम एक रिसोर्स ग्रुप, फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम आ गए हैं और उसके अंदर 2 सर्विसेज हैं, एक एज़्योर डेटा फैक्ट्री जो भी अभी हमने क्रिएट की है और एक स्टोरेज अकाउंट जो हमने पहले क्रिएट किया था। और अभी हम एज़्योर डेटा फैक्ट्री फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसको भी हम एज़्योर डेटा फैक्ट्री स्टूडियो को लॉन्च कर देते हैं। ये न्यू टैब के ऊपर ओपन हो रहा है एज़्योर डेटा फैक्ट्री, जिसकी मदद से हम पाइपलाइन बनाना सीखेंगे। ये हमारा वो जो हमने नेम दिया था एज़्योर डेटा फैक्ट्री फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। अच्छा, हम इसका थोड़ा सा यूआई समझ लेते हैं। इसकी ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये हमारी टैब है, होम टैब है, ऑथो टैब है
ऑथर टैब के अंदर हम पाइपलाइन बनाएंगे और मॉनिटर टैब के अंदर हम उस पाइपलाइन को मॉनिटर कर सकेंगे। और ये जो मैनेज टैब है इसके अंदर हम वो सर्विसेज लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे। एंड ये जो लास्ट में है लर्निंग सेंटर, इसके अंदर हम चीज़ें सीख सकते हैं Azure डेटा फैक्ट्री के रिलेटेड। एंड हम चलते हैं, अभी हम अपनी पहली स्टैटिक पाइपलाइन बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम डायनामिक पाइपलाइन बनाना सीखेंगे। स्टैटिक पाइपलाइन बनाते हैं। ऑथर टैब के ऊपर क्लिक करके ये पाइपलाइन के अंदर 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, न्यू पाइपलाइन आ गई। और इस पाइपलाइन का हम नाम दे देते हैं स्टैटिक पाइपलाइन। और इसको हम साइड कर देते हैं। और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर ये कॉपी डेटा को हम क्लिक करते हैं और इस कॉपी डेटा को हम नाम दे देते हैं स्टैटिक कॉपी डेटा गेट से हम डेटा लाएंगे। और इसको क्लिक करके ये जो सोर्स वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। और इससे पहले हमने लिंक सर्विस को क्रिएट करना है। जो हमारा गिटहब से डेटा लाएगा, और एक लिंक सर्विस ये होगी और दूसरी लिंक सर्विस यूज होगी जो इस Azure डेटा फैक्ट्री से ब्रोंज लेयर के अंदर स्टोर कराएगी। 2 लिंक सर्विस हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम 2 लिंक सर्विस क्रिएट करते हैं। हम आ जाते हैं मैनेज टैब के ऊपर, ये लिंक सर्विस को क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके हम गिटहब HTTP है, ये यहाँ पे हमारे पास बहुत से लिंक सर्विस हैं, Amazon, S3, अपाचा, माले, एज्योर। ठीक है, हमने गिटहब से डेटा लाना है। ये HTTP सर्विस है, ये देखो HTTP सर्विस है। तो हम यहाँ पे HTTP सर्विस सेट करते हैं, ये HTTP आ गई। इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट, और इस HTTP सर्विस का नेम दे देते हैं लिंक सर्विस HTTP। एंड हम बेस URL, अभी हम URL के ऊपर जाते हैं। गिटहब अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं और ये हमारा गिटहब है। उस सबसे पहले हम जो है ना इस गिटहब को जो पहले हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया, ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा कैगल की वेबसाइट से। एडवेंचर डेटा सेट का नाम है एडवेंचर वर्क्स कैगल, और इसको हमने सिंपल डाउनलोड करके VS कोड की मदद से हमने गिटहब के ऊपर अपलोड कर देना है, पुश कर देना है। और यहाँ से हम सिंपल इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड डेटा सेट एज जिप। ठीक है, इस डेटा सेट के अंदर ये हमारे पास एडवेंचर वर्कबुक कैलेंडर है, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है और सेल्स के रिलेटेड हमारे पास है। ये हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। इस डेटा को हमने गिटहब के ऊपर पुश करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने कर दिया है। ये वो एडवेंचर डेटा सेट है जो कि मेरे गिटहब के ऊपर पुश्ड है। और इसका हम कोई भी एक डेटा सेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, लाइक हम एडवेंचर वर्कबुक रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी हम समझेंगे जो यहाँ पे मांग रहा है ये बेस URL। हम पहले URL को समझते हैं। ठीक है, किसी एक डेटा सेट के ऊपर क्लिक करके इस रा के ऊपर क्लिक करें, रा वाले बटन के ऊपर। ये मेरे पूरा डेटा जो है ना URL दे देगा। इसके अंदर यहाँ तक जो है ना .com तक ये बेस URL कहलाएगा, जो कि हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉपी एंड देन पेस्ट, और ये स्लैश हटा देती है। और जो रेस्ट है ना URL, ये हमारा रिलेटिव URL कहलाएगा। ये आगे आप देख लेंगे किधर यूज़ होता है। और हमने सिंपल इसको बेसिक की जगह एनोनिमस क्लिक करके यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करते हैं कि हमारी जो लिंक सर्विस है वो सही बनी है कि नहीं। हम वेट करते हैं, ये टेस्ट सर्विस कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी लिंक सर्विस क्रिएट होगी। हम साथ ही दूसरी सर्विस बनाते हैं
जो कि एज़्योर डेटा फैक्ट्री से हमारे स्टोरेज अकाउंट तक डेटा लाएगी। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट तक। इसके लिए हमें स्टोरेज एज़्योर डेटा लेक जनरेशन 2 स्टोरेज चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा स्टोरेज अकाउंट में ऐसी सर्विस जो हमारी डेटा फैक्ट्री से स्टोरेज अकाउंट में स्टोर कराएगी। एज़्योर डेटा लेक को क्लिक करके इसको भी हम नाम दे देते हैं लिंक सर्विस स्टोरेज डेटा लेक। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टोरेज अकाउंट जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जीएस स्टोरेज डेटा लेक जो कि हमने पहले बनाया था एक स्टोरेज अकाउंट, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम इसको टेस्ट कनेक्शन करते हैं कि इसकी कनेक्शन ठीक है। हाँ, कनेक्शन सक्सेसफुली। अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास 2 लिंक सर्विस रेडी हो गई हैं। ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेती हैं अब क्रिएट होने में, तो हम इनको अपना टाइम देते हैं। अभी हम दोबारा जाते हैं अपने ऑथर टैब के ऊपर और जो हम पाइपलाइन बना रहे थे उसके ऊपर क्लिक करते हैं और अभी हम सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सोर्स अभी हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, सोर्स डेटा सेट। इसको हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने डेटा कहाँ से लाना है, गिटहब से, HTTP से। उसको क्लिक करते हैं और हमारी फाइल का फॉर्मेट क्या है, हमारी फाइल का फॉर्मेट जो है CSV फाइल है। ये डेटा सेट CSV, डेटा सेट कैलेंडर डॉट CSV, कस्टमर डॉट CSV, कैटेगरी डॉट CSV। तो हमने अपना CSV सिलेक्ट कर लेना है। देन इसको हम नाम देते थे डेटा सेट फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप या डेटा सेट किट। और इसको लिंक सर्विस, ये देखो LS HTTP लिंक सर्विस HTTP जो हमने पहले क्रिएट की है वो ही दे रही है, दूसरी सर्विस नहीं दे रही क्योंकि हमने HTTP को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। देन यहाँ देखें अभी रिलेटिव URL आ गया। अभी हमने जो दिया था रिटर्न्स का, राग के ऊपर क्लिक करते हैं। ये यहाँ से .com तक जो हमारा था बेस URL था, जो बाकी URL है ये हमारा रिलेटिव URL कहलाएगा। इसको कॉपी करते हैं, इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड ओके करते हैं। ये हमारा सोर्स रेडी हो गया। अभी हम सिंक इज़ ए फैंसी नेम है, बस ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, इसको भी हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। कहाँ पे सेव कराना है, स्टोरेज अकाउंट में। स्टोरेज अकाउंट एज़्योर डेटा लेक स्टोरेज जेन 2 को सिलेक्ट करते हैं। किस फॉर्मेट में हम स्टोर कराएंगे, जो फॉर्मेट हमें CSV है वही हमने स्टोर करवाना है। और इसका क्या नाम देंगे, डेटा सेट स्टोरेज। यहाँ पे लिंक सर्विस LS स्टोरेज डेटा लेक जो कि अभी हमने बनाई थी। और इसको अभी हमने पाथ देना है कि किधर हमने इसको स्टोर करवाना है। यहाँ पे सिंपल ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करके ये ब्राउज लेयर को हमने सेलेक्ट कर लेना है, जस्ट ब्राउज लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन ओके कर लेना है। ठीक हो गया। अभी हम इसको डिबग के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमारी पाइपलाइन बनी है कि नहीं। डिबग, वेट करते हैं कि हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुल बनी है कि नहीं। थोड़ा कैनवस ओपन कर लेते हैं, वेट करते हैं। ये हम स्टैटिक पाइपलाइन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा जो भी हमने एक डेटा सेट लिया है, ठीक है, जिसकी सिर्फ हमने रिटर्न्स डेटा सेट लिया है। इसके अंदर हमारे पास हैं 8 से 9 जो है ना हमारे पास फाइल्स हैं CSV की। बार बार हम ये करेंगे, ये थोड़ा हेडिक हमारे लिए रहेगा।
अगर 1 है 2 है तो ठीक है, लेकिन हमें डायनामिक ही बनाना चाहिए। ये देखो हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुली होगी, कंग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली। तो भी हम देखते हैं अपने जो है एज्योर पोर्टल के अंदर स्टोरेज अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमारा डेटा एक्चुअल आया है कि नहीं वो देखते हैं। कंटेनर के अंदर क्लिक करते हैं कि ब्रोंज कंटेनर के अंदर हमारा डेटा सक्सेसफुली आया है कि नहीं। ये एडवेंचर डीएस, ये देखें एडवेंचर वर्कबुक के नाम से रिटर्न्स का डेटा हमारे पास फाइल में आ गया है। और हम इसको देखना चाहें तो एडिट एंड देन ये हमने थोड़ी सी रिलेटिव यूआरएल को लेने में थोड़ी सी गलती कर ली है, वो हमने खुद ही की है, ताकि हम आपको ये पेश आएगी। हमारा जो है डेटा सेट मैं आपको सारा प्रोवाइड करूँगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने खुद ही इंटेंशनली एरर डाला है। एरर ये है, ब्रोंज लेयर के अंदर पहले मेरा डेटा नेम आएगा, फिर डेटा सेट का नेम आएगा, फिर रेफ, फिर हेड्स, फिर मास्टर, फिर देन हमारे पास हमारी फाइल आएगी। इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये आपके लिए टास्क है कि उस फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँगा, जिसको नहीं पता गिटहब पे कैसे पुश करते हैं कोड, तो पहले तो हम अब वहाँ से अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे गिटहब से, न्यू रिपोजिटरी, उसको कोई नाम दे देंगे। देन उसके बाद ये वाली चीज़ें हमने करनी है, गिट ऐड डॉट, ये हमने वीएस कोड के ऊपर करना है, गिट इनिट, गिट ऐड रीडमी, गिट कमिट कर देना है, गिट ब्रांच चेक कर लेनी है कौन सी है। देन ये वाला जो है गिट रिमोट ऐड, ये वाला आपने ऐड नहीं करना। आपने अपना जो है जो फाइल नेम है, रिपोजिटरी नेम है, गिटहब अकाउंट है, वो ऐड करना है, मेरे वाला नहीं ऐड करना। देन आप उसको जो भी ब्रांच होगी, अगर मैन है तो मैन, या मास्टर होगी या मैन होगी, फिर उसके ऊपर आपने पुश कर देना है कोड को। तो अभी हम बनाते हैं डायनामिक पाइपलाइन, और उसके अंदर वो जो आपको मैंने रिलेटिव यूआरएल का बताया ये इशू आया है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। अभी हम सीखेंगे डायनामिक पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। कुछ देर पहले हमने सीखा था कि स्टैटिक पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, और अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं। पाइपलाइन के ऊपर आए, ऑथर टैब, पाइपलाइन एंड न्यू पाइपलाइन, इसको हम दे लेते हैं नेम डायनामिक गेट टू रा। और इसको हम कॉपी डेटा लेके आते हैं, और इससे अभी हम बनाएंगे 2 लिंक सर्विसेज डायनामिक पाइपलाइन के लिए। लिंक सर्विस के ऊपर क्लिक किया, मैनेज टैब के अंदर लिंक सर्विसेज एंड न्यू वन हम देते हैं HTTP के लिए, जो कि गिटहब से डेटा लाएगी। इसको नाम दे देते हैं लिंक सर्विस HTTP, और इसका बेस यूआरएल वो सेम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक till.com तक, स्लैश हटा दी, और इसको बेसिक से अनोनिमस कर देते हैं, और इसको टेस्ट कनेक्शन करते हैं कि ये टेस्ट हो रही है कि सक्सेसफुल बनी है कि नहीं। यस, ये सक्सेसफुल है। अभी इसको हम क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट होगी। इसके साथ हम एक और दूसरी पाइपलाइन बनाते हैं जो कि स्टोरेज अकाउंट के लिए होगी। यहाँ से हमने एज़्योर डेटा लेक स्टोरेज जेन 2 को सिलेक्ट करना है, और इसको भी नेम दे देना है लिंक सर्विस डायनामिक स्टोरेज। और इसको भी हमने करना है स्टोरेज अकाउंट, इसको साथ हमने फर्स्ट
को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया था पहले, और इसको भी टेस्ट कनेक्शन करते हैं। ये भी सक्सेसफुल हो गया, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये थी हमारी 2 लिंक सर्विसेज जो कि अभी हमने क्रिएट कर ली डायनामिक पाइपलाइन बनाने के लिए। तो अभी हमने जो है ना लिंक सर्विसेज 2 क्रिएट कर लिए हैं। अभी हम पाइपलाइन की तरफ जाते हैं। इस पाइपलाइन को भी बनाते हैं, क्लिक करके सोर्स के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे HTTP सर्च करते हैं और इसको क्लिक करते हैं और CSV फाइल को क्लिक करते हैं और इसको भी नाम दे देते हैं BS डायनामिक, डेटा सेट डायनामिक, और इसको लिंक सर्विस LS HTTP सिलेक्ट करते हैं और रिलेटिव URL अभी वो नहीं देंगे जो ये हम दिया करते थे। अभी हम इसको पैरामीटर के थ्रू रिलेटिव URL देंगे। तो अभी हमने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, ओपन दिस डेटा सेट के ऊपर क्लिक करना है, और अभी हमने ये जो रिलेटिव URL है इसके इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके ये ऐड डायनामिक क्लिक करना है, और अभी यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी हमने देने रिलेटिव URL, पैरामीटर रिलेटिव URL, पैरामीटर रिलेटिव URL दिया। अभी इसको सिलेक्ट करना है, ये हो गया। अभी हमने दोबारा जाना है डायनामिक गिट टू रॉक के ऊपर, अभी सिंक वाले टैब के ऊपर जाना है, यहाँ से न्यू करना है इसको, यहाँ से इसकी स्टोरेज सेलेक्ट करनी है, स्टोरेज सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करना है, CSV फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अभी देते हैं डेटा सेट डायनामिक स्टोरेज अकाउंट, लिंक सर्विस को क्लिक करना है, LS डायनामिक स्टोरेज को क्लिक करना है एंड देन अभी यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, फाइल पाथ इधर से हम देंगे इसको, ओपन दिस डेटा सेट इसको क्लिक करना है। अभी जो है ना ये फाइल पाथ फाइल सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, ऐड डायनामिक इसको डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है, ऐड डायनामिक करना है, यहाँ पे प्लस का बटन दबाना है, यहाँ पे हमने देना है P सिंक फोल्डर और इसको सेव कर लेना है, क्लिक करना है। अभी फाइल नेम के ऊपर क्लिक करना है, इसको प्लस बटन दबाना है, यहाँ पे पिछला हमने क्या दिया था, सिंक फोल्डर है, तो इसको हमने P सिंक फाइल कर देना है, P सिंक फाइल सेव कर दिया। अभी P सिंक फाइल को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है, और ये जो फाइल सिस्टम है इसको यहाँ से ब्राउज करना है और ब्राउज वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। ये ब्राउज कंटेनर के अंदर ये फोल्डर और ये आ जाएगा। अभी हमने दोबारा जाना है डायनामिक गिट टू रॉ के ऊपर, अभी इसके साथ हम आइट्रेशन करेंगे, फॉर ईच लूप यहाँ से लाएंगे, यहाँ से यह सर्च कर लो फॉर ईच, ये फॉर ईच आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक फॉर ईच गिट, और इसकी सेटिंग में जाना है और सिक्वेंशियल करना है, और इसको भी ऐड डायनामिक करना है। इससे पहले हमने जो पैरामीटर्स को चेक करना है, कंटेनर एक हम अभी कंटेनर बनाएंगे, जो कि अभी एज्योर के ऊपर जाते हैं, स्टोरेज अकाउंट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कंटेनर एक बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे पैरामीटर्स। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनानी है, जिसके अंदर अभी हमने जो वेरिएबल यूज़ किए थे P रिलेटिव URL यूज़ किया हुआ है, और एक और हमने यूज़ किया था, इसकी कोई वैल्यू होगी, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं,
एक था पी सिंक फाइल, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और एक था पी पी सिंक फाइल, और इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। और इसके अंदर पी रिलेटिव यूआरएल के अंदर हमने जाना है गिटहब के ऊपर, और ये वाला जो सारा एरिया है इसको कॉपी कर लेना है, और इधर इसको यहाँ आके पेस्ट करना है, और फाइल नेम फोल्डर नेम कुछ भी ये होगा, फोल्डर सिंक फोल्डर, इसका फोल्डर नेम दे देते हैं, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो इस फोल्डर का नाम हम प्रोडक्ट्स रख देते हैं, और इस फाइल का नाम हम प्रोडक्ट डॉट CSV नाम रख लेते हैं। इसी तरह हम एक और डिक्शनरी बनाते हैं जो कि हमारे रिटर्न्स के रिलेटेड होगी। इसी तरह हम एक और बनाएंगे जो हमारी सेल्स के रिलेटेड होगी। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये पी रिलेटिव यूआरएल मैंने ये बना के रखा हुआ है, फोल्डर नेम बना के रखा, सिंक फाइल नेम बना के रखा हुआ है, जितने भी मेरे पास डेटा सेट थे उनको यूज़ किया हुआ है। अभी दोबारा चलते हैं स्टोरेज अकाउंट पे, पैरामीटर्स के ऊपर इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं डायनेमिक को, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको यूटिलाइज़ कर लेना। बस याद रखना कि अपना रिलेटिव यूआरएल यूज़ करना, ये सिर्फ आप डेमो के तौर पर यूज़ करना। अभी हम आ जाते हैं एज़्योर डेटा फैक्ट्री के ऊपर। यहाँ पे हम लुकअप बनाएंगे कि हमने जो पैरामीटर्स लाए हैं वो क्या इधर गेट हो रहे हैं कि नहीं। लुकअप गेट, इसको नेम कर दिया। सेटिंग्स के ऊपर इसको सबसे पहले ये फर्स्ट रो ओनली है ना, इसको अनचेक कर देना है, और ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट में वो हमारे पैरामीटर्स हैं, तो स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस दफ़ा हमारी फाइल जेसन फॉर्मेट में, जेसन सेलेक्ट कर लेना है, जेसन पैरामीटर्स डायनामिक, जेसन पैरामीटर डायनामिक, और इसके लिए लिंक सर्विस LS डायनामिक स्टोरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सीधा उसी कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं पैरामीटर्स को, और यहाँ से जो डायनामिक डॉट जेसन फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट ओके करना है। और अभी हमने करना है, अगर ये लुकअप सक्सेस होता है तो देन ये फॉर ईच लूप जो है ना चले, और इसको जो है ना कॉपी डेटा सेट को हम यहाँ से कट करते हैं, और फॉर ईच के अंदर इसको ना पेस्ट करते हैं। फॉर ईच के अंदर इसको हमने अभी पेस्ट कर दिया। अभी हम इसकी जो है ना जो वेरिएबल दिया था उसके भी नेम रहते हैं, वैल्यू सॉरी रहती हैं, नेम हमने दे दिए थे, अभी इसकी वैल्यू रह गई है। यहाँ वैल्यू के अंदर इनपुट के अंदर क्लिक करके ऐड डायनेमिक वैल्यू, और अभी फॉर ईच गिट को क्लिक करके डॉट पी रिलेटिव यूआरएल सेलेक्ट कर लेना है, ओके। और देन अभी सिंक वाले टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ दो वैल्यू रह गए हैं, इनको भी हमने ऐसे ही कर लेना है, डॉट पी, अभी फोल्डर है पी सिंक फोल्डर को क्लिक कर लिया। देन अभी फाइल है, फाइल के ऊपर इसी तरह क्लिक करके डॉट, इसको फॉर ईच गिट को क्लिक करेंगे, ये आइटम्स वाला पोर्शन आ जाएगा, फॉर ईच गिट को क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, डॉट पी सिंक सिंक फाइल, इसको क्लिक करके ओके कर दिया। अभी हमने दोबारा जाना है कैनवस के ऊपर, और इसको भी हमने फॉर ईच के ऊपर जाके क्लिक करना है,
इसकी सेटिंग्स में जाके ये आइटम्स वाला जो है ना, इसके एरिया के ऊपर क्लिक करके यहाँ में भी हमने एक चेंजेस करनी है। ये लुकअप गिट को क्लिक करना है। लुकअप गिट कहाँ से है? ये इसका नाम है लुकअप गिट, ये जो हमने नाम रखा है। दोबारा इधर आते हैं, ऐड डायनामिक कंटेंट, यहाँ से सिलेक्ट करना है लुकअप गिट को। लुकअप गिट करके यहाँ से आगे जस्ट वैल्यू लिख देनी है और ओके कर देना है। अभी हमारी जो है ना पाइपलाइन ऑलमोस्ट ओके है। अभी इसको रन करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो ये सक्सेस हुई तो हमारी डायनेमिक पाइपलाइन जो है ना सही बन जाएगी। अगर ये अनसक्सेस रहती है तो देखते हैं फिर क्या इशू आता है। वेट करते हैं, वेट करते हैं। अभी जो है ना हमारी पाइपलाइन क्यू में लग गई है, इसको भी चेक कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो जुड़िए रहिए। अभी इन प्रोग्रेस और एक सक्सेस भी हो गई है। लुकअप सक्सीड, सक्सीड दूसरी प्रोग्रेस में चल रही है, देखते हैं अभी। उम्मीद है आपको ये जो ना डायनामिक पाइपलाइन बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो रीवॉच कर लें अपनी इस वीडियो को। ये सक्सीड हो रहा है, सक्सीड हो रहा है। एक और डेटा सेट आ गया। अभी एक और सक्सीड हो गई है, ये भी इन प्रोग्रेस चल रहा है। यहाँ पे जब सक्सीड आएगा इतना, इसका मतलब होगा कि हमारी जितनी पाइपलाइंस हम बना रहे हैं डेटा सेट, एक पाइपलाइन जो डायनेमिक है वो सक्सेसफुल रन हो गई है। ये एक और हो गया है सक्सीड। एक तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस बता रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, इंशाल्लाह ये भी सक्सेड हो। एक और हो गया सक्सीड। अभी डायनेमिक पाइपलाइन बनाने में हमने क्या क्या किया वो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो एक कंटेनर बनाया जिसका नाम हमने पैरामीटर्स रखा और उसके अंदर जेसन वाली फाइल लगा दी, जिसके अंदर सारे हमारे रिलेटिव यूआरएल पड़े थे। उसके अंदर रिलेटिव यूआरएल, फोल्डर नेम, फाइल नेम पड़ा है। और उसके बाद हमने जो है ना तीन चीज़ें की हैं। एक लुकअप किया है और एक हमने बनाया है फॉर ईच लूप, और उसके अंदर हमने कॉपी डेटा को सिलेक्ट किया है। उस कॉपी डेटा के अंदर हमने जो है ना वेरिएबल्स दिए और वेरिएबल्स की वैल्यू डायनेमिकली पैरामीटर से गेट की। अभी इन प्रोग्रेस चल रहा है। और हमने ये वाला जो है ना फाइल बनाई है जेसन, ये एक हो गया, ये एक आइटम, ये दो आइटम, इस तरह ये सारे आइटम होंगे इस लिस्ट के। तो देखते हैं कि अभी भी ये प्रोग्रेस में चल रहा है। एक और हो गया प्रोग्रेस। और इसके अंदर हमने दो लिंक सर्विस यूज़ की हैं। एक जो गिटहब से डेटा लाएगी और जो एक जो है ना एज़्योर डेटा फैक्ट्री से स्टोरेज अकाउंट तक लेके जाएगी। दो लिंक सर्विस हमने यूज़ की हैं। एक और सक्सेसफुल हो गई है। अभी हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे और ये हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो गई है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। अभी हम जाते हैं कंटेनर, ब्रोंज कंटेनर के अंदर और अपना डेटा देखते हैं। एडवेंचर वर्क बुक के अंदर एडवेंचर वर्क्स डॉट कैलेंडर CSV, यहाँ से एडिट करते हैं। ये इसका डेटा आ गया।
बैक जाते हैं और इस तरह हमारे पास सब डेटा आ गया, सारी फाइल्स आ गई। ये हमारा जो है ना गिटहब से ब्रोंज कंटेनर के अंदर हमारा सारा डेटा आ गया। तो अभी के लिए यही, और दूसरा पार्ट जो होगा वो कवर करेगा सिल्वर लेयर को और गोल्ड लेयर को और पावर बीआई को। तो पार्ट वन में हमने यहाँ तक डेटा सीख लिया था, डेटा को कैसे इंजेस्ट करते हैं ब्रोंज लेयर के अंदर। अभी हमने पार्ट टू के अंदर डेटा ब्रिक्स को समझना है और डेटा ब्रिक्स की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और उसको सिल्वर लेयर के अंदर कैसे स्टोर करना है उसको देखेंगे। और हमारा पार्ट थ्री रहेगा स्नैप्स के गोल्ड लेयर के अंदर कैसे काम करते हैं, बिजनेस लॉजिक कैसे लगाएंगे। और हमारा उसके लास्ट पार्ट रहेगा रिपोर्टिंग, जो कि हम पावर बीआई की मदद से करेंगे। अभी पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम पार्ट टू की तरफ चल रहे हैं जो कि डेटा ब्रिक्स है, जो कि सिल्वर लेयर के ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो चलो शुरू करते हैं डेटा ब्रिक्स। अभी हम एक और रिसोर्स क्रिएट करेंगे जो डेटा ब्रिक्स होगा। डेटा ब्रिक्स एज़्योर डेटा ब्रिक्स बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये वाला हम चूज कर लेते हैं और अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से रिसोर्स ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप, और अभी वर्क स्पेस का नाम दे देना है एज़्योर डेटा ब्रिक्स फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप ईस्ट एशिया। यहाँ से आप प्रीमियम, स्टैंडर्ड, ट्रायल जो भी है चूज़ करना चाहें कर लें। मैं भी ट्रायल यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैनेज्ड रिसोर्स ग्रुप का हम नाम दे देते हैं। मैनेज्ड फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप एज़्योर डेटा ब्रिक्स, मैनेज एज़्योर डेटा ब्रिक्स फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं इसको। अभी इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। जब तक ये क्रिएट होता है हम समझ लेते हैं डेटा ब्रिक्स क्या है। डेटा ब्रिक्स एक डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि बिग डेटा के लिए यूज़ होता है, और वहाँ हम डेटा ब्रिक्स के अंदर डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। अभी हम इसका डिप्लॉयमेंट होने का वेट करते हैं। यहाँ पे हमारी डेटा ब्रिक्स की डिप्लॉयमेंट डन हो चुकी है। अभी हम गो टू रिसोर्स करते हैं। और अभी हम डेटा ब्रिक्स को लॉन्च कर देते हैं। ये न्यू टैब के ऊपर अभी ओपन होगा। ये सारा भी डेटा ब्रिक्स का ओवरव्यू होगा, यूआई अभी रनिंग चल रहा है। अभी हमारा डेटा ब्रिक्स लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे टैब रहेंगी वर्क स्पेस, रिसेंट्स, कैटलॉग, जॉब एंड पाइपलाइंस, कंप्यूट एंड मार्केट प्लेस। अभी हम कंप्यूट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे क्लस्टर डिफाइन कर देते हैं। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। यहाँ पे हमने क्रिएट कंप्यूट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे भी कंप्यूट नेम हमने चेंज कर देना है। यहाँ पे हम रख देते हैं फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप क्लस्टर। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। यहाँ से जो भी LTS आपके साथ शो हो रहा है लेटेस्ट उसको चूज कर लें। लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी मैं कर रहा हूँ 16.4। ये फोटोन एक्सेलरेशन को अनचेक कर दें, और हमारे पास सिंगल नोड ही रहेगा।
यहाँ से हम स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनेट आफ्टर हम इसके लिए 30 मिनट दे देते हैं, जो कि इनफ रहेगा। टैग्स कुछ भी नहीं है। और अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये भी हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। अभी हम स्पार्क यूआई से देख सकते हैं इसको। अभी ये चल रहा है, क्रिएट हो रहा है। हमारा क्लस्टर रेडी हो गया है। हाँ, रेडी हो गया। अभी उससे पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं। अभी डेटाब्रिक्स को डेटा को रीड करने के लिए डेटाब्रिक्स को एक एक्सेस की चाहिए होगी। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर हम मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे हम टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं और अपना टिकट आगे मेट्रो स्टेशन पे दिखा के मेट्रो स्टेशन पे बैठ जाते हैं। इसी तरह डेटाब्रिक्स एक्सेस की लेगा और उस एक्सेस की को यूज़ करते हुए स्टोरेज अकाउंट से डेटा को रीड करेगा। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे होम टैब के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा की, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, इसको सर्च किया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैनेज टैब के अंदर नीचे स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन होगा, इसको क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कोई नेम दे देंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप था, ऐप साथ नाम देते हैं, फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप ऐप। बाकी इसको रजिस्टर कर लेना है एज इट इज़। ये भी हमारी क्रिएट हो रहा है। ये भी हमारे पास एप्लीकेशन आईडी आ गया है, ऑब्जेक्ट आईडी आ गया, टेनेट आईडी आ गया है। और इसको हम नोटपैड ओपन करते हैं। इसको भी हम साथ लिख लेते हैं, ऐप आईडी जो होगी। यहाँ से भी हम इधर इधर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट आईडी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, इधर जाके इसको पेस्ट कर लिया। जो टेनेट आईडी आगे रहेगी है डायरेक्टरी आईडी, डायरेक्टरी आईडी या टेनेट आईडी, इसको भी अभी हम कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास अभी एक ऐप आईडी हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी और टेनेट आईडी, ये हमने यहाँ पे नोटपैड के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लिए। और अभी हमने मैनेज टैब के ऊपर जाना है दोबारा से। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू क्लाइंट सीक्रेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन दे देनी है। सीक्रेट ऐप फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप, इसको भी सीक्रेट ऐप फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप ऐड कर देते हैं अभी इसको हम। ये भी हमारा ऐड हो गया। यहाँ से हमने वैल्यू कॉपी कर लेनी है और सीक्रेट आईडी कॉपी कर लेनी है। वैल्यू कॉपी कर ली, यहाँ पे जाते हैं वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से सीक्रेट आईडी को भी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने नोटपैड के ऊपर कॉपी कर लिया। पहले हमने ऐप आईडी कॉपी की, ऑब्जेक्ट आईडी, डायरेक्टरी आईडी, वैल्यू और सीक्रेट आईडी कॉपी कर ली। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अभी हमने क्लाइंट सीक्रेट ऐड कर लिया है। अभी हम दोबारा जाते हैं होम टैब के ऊपर और यहाँ से स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल IAM के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड रोल असाइनमेंट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्लॉब स्टोरेज कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे रोल्स के ऊपर हम सर्च करते हैं
स्टोरेज ब्लॉक डेटा कंट्रीब्यूटर, इसको क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट मेंबर के ऊपर क्लिक करते हैं। जो भी हमने क्लाइंट बनाया था सीक्रेट क्लाइंट, उसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, करते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऐप, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, रिव्यू एंड असाइन पे करते हैं क्लिक, रिव्यू असाइन पे अगेन क्लिक करते हैं। ये एडिंग रोल असाइनमेंट हो रही है। अभी हमने दो काम कर लिए हैं, एक तो एक्सेस की क्रिएट कर लिया है और उसको स्टोरेज अकाउंट में चूज कर लिया उस एप्लीकेशन को। अभी हमने जाना है डेटाब्रिक्स के ऊपर, इसको भी लॉन्च करते हैं हम। होम टैब के ऊपर जाके अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाके यहाँ से हम अपनी डेटाब्रिक्स जो है ना इसको लॉन्च कर देते हैं। ये भी लॉन्च हो रही है। हमने पहले क्लस्टर क्रिएट कर लिया है, अभी हम इसके ऊपर वर्क स्पेस कैसी होती है। अभी हमारा डेटाब्रिक्स लॉन्च हो चुका है। अभी हम वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसको एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप प्रोजेक्ट। फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप प्रोजेक्ट इसको क्रिएट कर लेते हैं एंड देन दोबारा हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर। अभी हम नोटबुक, यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे, इसको रीनेम कर लेते हैं, इसको हम सिल्वर लेयर के नाम से इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे। आपको मालूम होगा जैसे हम VS कोड के अंदर कोड लिखते थे, यहाँ में भी हम कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पाइथन, मार्कडाउन, SQL, स्काला, R जैसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पे जो है हेडिंग कैसे दे सकते हैं, टाइटल वगैरह कैसे दे सकते हैं। हमने आना है पाइथन के ऊपर। सबसे पहले हम वो जो हमने क्लस्टर बनाया था उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा क्लस्टर रेडी हो गया। अभी हम पाइथन के ऊपर जाके ये मार्कडाउन जो हमारा टाइटल वगैरह लिखने के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे हम अगर 2 हेड डालें इट मीन्स H2 हेडिंग हम डाल लें। हम इधर इसको नाम दे देते हैं सिल्वर लेयर कोड या स्क्रिप्ट आप कह सकते हो। इसको भी हमने करना है शिफ्ट प्लस एंटर, क्लिक शिफ्ट प्लस एंटर। अभी हम एक और हेडिंग बनाते हैं जो हमारा डेटा स्टोरेज से डेटा रीड करने के लिए यूज़ होगा। एक हेडिंग और बना लेते हैं, इसको हम डेटा एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ अभी हम ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो सीधा हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। यहाँ भी हम वो कोड लिखेंगे जो हम डेटा स्टोरेज से हमने जो वो सीक्रेट की थी। तो अभी हम जाते हैं गूगल के ऊपर, कनेक्ट डेटा लेक यूजिंग डेटाब्रिक्स को सर्च करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न की पहली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। नीचे आए, डॉक्यूमेंटेशन में ये सारा कोड पड़ा हुआ है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जस्ट हमें अपनी थोड़ी सी चेंजेस करनी है एंड पेस्ट कर देते हैं अंदर। यहाँ पे हमने ये जो पहली लाइन है इसको रिमूव करते हैं। ये भी हमारा क्लस्टर रन हो रहा है। अच्छा, तब तक हम कर लेते हैं ये स्टोरेज अकाउंट जो है ये वाला फर्स्ट स्टोरेज डेटा लेक अकाउंट, ये जो हमने अज़ूर के पोर्टल के ऊपर बनाया था, इसका हमें यहाँ से नाम कॉपी कर लेना है और यहाँ जहाँ जहाँ स्टोरेज अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ हम इसको रिप्लेस कर देंगे स्टोरेज नेम के साथ। और अभी हमने एक ये एप्लीकेशन आईडी ये हमने यहाँ पे सेव करके रखी हुई है नोटबुक पे, यहाँ से एप्लीकेशन आईडी कॉपी की। आपने याद रखना है सारी क्रेडेंशियल्स आपने अपने डालने हैं, जैसे कि स्टोरेज अकाउंट नेम, एप्लीकेशन आईडी, ये डायरेक्टरी आईडी, यहाँ पे डायरेक्टरी आईडी, ये टेनेट आर डायरेक्टरी आईडी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड लास्ट पे हमारा ये सर्विस क्रेडेंशियल्स, यहाँ से हमने वैल्यू अपनी कॉपी करनी है, डबल कोटेशन के अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये वैल्यू कॉपी की
यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और अभी इसका इंतज़ार होते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। देन हम इसको ना इस कोड को रन करते हैं। अभी अभी हमारा क्लस्टर रन हो गया और अभी हम ये जो है डेटा को एक्सेस जो कर रहे हैं इसको रन करते हैं कि हमारा कोड डेटा स्टोरेज से डेटा ला रहे हैं। कनेक्ट हो गया, इसका मतलब कि नहीं, ये ठीक हो गया, इसका मतलब हमारा डेटा ब्रिक डेटा स्टोरेज के साथ कनेक्ट हो गया। अभी हम यहाँ बनाते हैं डेटा लोडिंग और डेटा रीडिंग कर दो। रीडिंग डेटा लोडिंग एक चीज़ है। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू फॉर डॉट रीड डॉट फॉर्मेट CSV डॉट ऑप्शन हेडर comma true dot option info schema comma true dot load ADSSS colon डबल स्लैश ब्रोंज। ये मेरा कंटेनर का नाम हो गया एट द रेट फर्स्ट स्टोरेज डेटा लेक डॉट DFS डॉट को डॉट विंडो स्लैश फोल्डर नेम। अभी हम स्टोरेज अकाउंट पे जाते हैं। यहाँ से जो हमने कंटेनर बनाए थे ना, ब्रोंज कंटेनर के अंदर जाते हैं। यहाँ से हम फोल्डर नेम पिक कर लेते हैं, ये एडवेंचर वर्क कैलेंडर कॉपी किया, यहाँ स्लैश के बाद इस फोल्डर नेम दे देते हैं और अभी इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। एक और हम कोड लिखते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले दिया दिया डॉट डिस्प्ले, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे डॉट नेट भी लिखना होता है, डॉट नेट। अभी इसको दोबारा रन करते हैं। हाँ ये चल गया। अभी इसको दोबारा रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं क्या होता है इसमें। हाँ ये भी अभी चल गया, डेटा हमारा रीड हो गया। मुबारक हो, आपने डेटा ब्रिक्स की मदद से डेटा स्टोरेज से डेटा को रीड कर लिया। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं एंड अगला डेटा को हम रीड कर लेते हैं। ये कैलेंडर का अगला होगा अगला कस्टमर का है। यहाँ से फोल्डर कॉपी किया, चार दफा स्टैक मतलब H4 एडिंग कस्टमर डेटा ऑल्ट प्लस एंटर एंड यहाँ पे ये वाला कोड दोबारा कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो और यहाँ पे लास्ट पे जस्ट ना, और यहाँ पे जो फर्स्ट है वेरिएबल नेम चेंज करना है और यहाँ पे फोल्डर नेम चेंज करना है। जस्ट DF ऊपर हमने DF लिखा हुआ है, इसको हम DF कैलेंडर बोलते हैं, DF कैलेंडर। इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम दे देते हैं DF कस्टमर, DF अंडरस्कोर कस्टमर और यहाँ पे लास्ट पे फोल्डर नेम हमने चेंज कर देना है। फोल्डर नेम क्या था, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अभी इसको रन करते हैं, ये भी आ गया। अभी इसको देखते हैं कि इसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। DF अंडरस्कोर कस्टमर डॉट डिस्प्ले, इसको भी रन करते हैं। सॉरी टाइपिंग लिखी होगी है, DF अंडरस्कोर कास्ट डॉट डिस्प्ले। ये भी टेबल हमारे पास सेट हो गया, जैसे कि प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, ऐसे ही सारा कुछ उसका टेबल पूरा गेट हो गया। हमने ब्रोंज लेयर से डेटा को रीड कर लिया है। इसको फिलहाल के लिए हम अभी यहाँ से डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास फोल्डर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर रहेगा
रिटर्न्स का। तो अभी हम रिटर्न्स का बनाते हैं, रिटर्न्स डेटा। तो अभी इसको H4 हेडिंग देते हैं, H4 हेडिंग, ऑल्ट एंटर, और यहाँ से हम अपना सारा डेटा को, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और जस्ट हमें वेरिएबल नेम चेंज करना है और फोल्डर नेम चेंज करना है, डियर रिटर्न, एंड यहाँ पे हमने इस फोल्डर नेम को चेंज कर देना है। यस, फोल्डर नेम क्या था, रिटर्न, डियर रिटर्न, कॉपी पेस्ट एंटर। ये भी हमारा डेटा सक्सेसफुल हो गया रन। अभी हम एक और कोड लिखते हैं जहाँ पे हम नेक्स्ट जो है ना फोल्डर उसको लेके आते हैं। रिटर्न तक का हो गया था फेल, ये एडवेंचर वर्क फेल 2015, एडवेंचर वर्क फेल 2016, एडवेंचर वर्क फेल 2017। यहाँ पे एक आपको मैं ट्रिक बताता चलूँगा, 16, 17, 17 ये एडवेंचर वर्क फेल 2015 और 2016, 2017। बाकी फोल्डर नेम सेम है, जस्ट ये चेंज है 2015, 2016, 2017। इसको हम कैसे टैकल करते हैं आइए देखते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे डेटा, ऑल्ट एंटर, यहाँ पे एंटर, ये वाला सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम सेल्स के डेटा तो सेल्स, और यहाँ पे रिटर्न की जगह जो फोल्डर नेम है वो कॉपी करते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे एक आपने देखना है कि हम इस एक कोड की मदद से हम 2015 का, 2016 का, 2017 का तीनों का डेटा हम रीड कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ तक तो चीज़ें सेम थी, फोल्डर नेम यहाँ तक सेम था, एडवेंचर वर्क अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर तक हमारा जो है ना फोल्डर नेम सेम था। आगे हमने जस्ट सिंपल स्टैटिक लगा देना है, इससे ये होगा 2016, 2017, 2015 सारा डेटा हमारे पास रीड हो जाएगा। अभी हम इसको एंटर करते हैं, फिर रन करते हैं, ये भी हमारा रन हो गया। अभी हम इसको डिस्प्ले करते हैं, ये डिस्प्ले, इसको भी हम रन करते हैं। ये हमारे पास 2015, 16, 17 सबका डेटा आ जाएगा इस तरह। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और नेक्स्ट हम हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे लास्ट नेम कॉलम नहीं बना हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन अभी ये होगी कि हमने मिस्टर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तीनों कॉलम को मिला के एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे फुल नेम। ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर कोई हमारे पास नल वैल्यू है उसको हमने फिल करना है, या उसको हमने कैसे टैकल करना है, या डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हमने कैसे टैकल करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगी। तो अगले चैप्टर में हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कैसे बनती है, और उसको सिल्वर लेयर के अंदर हम कैसे स्टोर करवाते हैं। कि हमने डेटा को रीड करना सीख लिया है, और अभी हम सीखेंगे डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम डेटा को सिल्वर लेयर के अंदर कैसे स्टोर करते हैं। तो चलो अभी हम इसको हेडिंग देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हम कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं टॉप ऑफ द फाइल। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लेना है
फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शंस इंपोर्ट हिस्टेरिक, मतलब सारे फंक्शंस हम SQL के इंपोर्ट करा लेंगे PySpark में से। फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट टाइप्स इंपोर्ट ऑल, इसको भी हम रन करते हैं। इससे ये होगा कि हम जो भी टाइप करेंगे हमें आगे रिकमेंड आता जाएगा। जैसे कि हम डेट फंक्शन को चेंज करते हैं, जैसे कि उसमें से डेट में से मंथ निकालते हैं, MO लिखेंगे, आगे हमें मंथ का सारा डेटा आ जाएगा, मंथ के रिलेटेड वो हमें फंक्शन या टाइप्स आ जाएंगी उसकी, ये हमें रिकमेंड कर देगा। और हमारा पहली फाइल थी BS कैलेंडर, इसको भी हम यहाँ पे रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको डिस्प्ले करते हैं, BS कैलेंडर का डिस्प्ले। इसको डिस्प्ले करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक ही कॉलम है डेट का, और हम अभी ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइक इसके अंदर से हम इसके मंथ्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ईयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम डेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ईयर कैलेंडर डॉट विद कॉलम कॉलम नेम हमारे पास था डेटा की डेट। दोबारा चेक कर लेते हैं, BS अंडरस्कोर कैल डॉट डिस्प्ले। हमारे पास नेम क्या था कॉलम का, वो हम देख लेते हैं, डेट है। तो डेट, अभी हम न्यू कॉलम जो बनाएंगे उसका नाम अभी यहाँ पे साथ लिख देते हैं। हम इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मंथ इस कॉलम में से, विद कॉलम और कॉलम का नाम क्या होगा, डेट डी कैपिटल है, स्मॉल है, डी कैपिटल है, डी कैपिटल डेट। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, मंथ। यहाँ पे हम मंथ लिख देंगे, सिंपल। ये जो न्यू कॉलम होगा वो पहले लिखना है, मंथ किस कॉलम से निकालना है और डेट कॉलम से निकालना है। क्या चीज़ निकालनी है, उसमें से हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है। और इसको भी हम डिस्प्ले करते हैं, क्लियर ऑल डिस्प्ले। अभी इसको हम रन करके देखते हैं। विद कॉलम इज नॉट डिफाइंड, विद कॉलम इज नॉट डिफाइंड, ये मैंने विद कॉलम की कैपिटल लिखना था, मैंने स्मॉल लिख दिया। अभी इसको दोबारा रन करते हैं। डंटना डंटना, हमारे पास वैल्यू नहीं आई। इसमें क्या इशू आ रहा है, ओहो, ये df डॉट कैल हमने यहाँ पे डॉट सिर्फ कितना था, एंटर करते हैं। ये देखें, हमने उस टेबल के अंदर, पहले एक टेबल के अंदर एक कॉलम था डेट के नाम से, अभी हमने उस डेट कॉलम से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसी तरह हम और भी कर सकते हैं, डॉट विद कॉलम
अभी जो कॉलम नेम देते हैं लाइक ईयर, उसमें से निकालने ईयर कॉमा ईयर एंड देन कॉलम एंड कॉलम नेम दैट इज डेट। अभी इसको रन करते हैं। ये हमने ईयर भी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अभी हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएफ कैलेंडर फाइल में कर लिया है। अभी हम इसको सिल्वर लेयर के अंदर स्टोर करते हैं। ये देखते हैं। अभी इसको हम डिलीट करते हैं। तो नो 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 कंट्रोल जी करते हैं एंड और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वो कंट्रोल डी डिलीट हो गया था, अभी मैंने कंट्रोल जी कर लिया है। इसको हम देते हैं सिल्वर डीएफ कैलेंडर इज इक्वल टू, इसको हम डॉट डिस्प्ले हटा देते हैं। जैसे इसको भी हम रन करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं डिस्प्ले करके। सिल्वर डीएफ कैलेंडर डॉट डिस्प्ले, अभी इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि वो वेरिएबल काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक हो गया। अभी इसको डिलीट करते हैं। अभी हम इसके अंदर सेव टू सिल्वर लेयर, अभी हम डेटा को सिल्वर लेयर के अंदर कैसे राइट करते हैं। तो इसी तरह डीएफ सिल्वर सिल्वर डीएफ वेरिएबल नेम जो था डॉट राइट डॉट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में भी हम इसको सेव करेंगे पार्किट फाइल में। पार्किट एक कॉलम बेस जो है ना डेटा को सेव करती है। जो CSV है वो रो बाय रो करती है, पार्किट कॉलम बेस। ये होगा कि डेटा एनालिटिक्स की टीम जब भी डेटा को गेट करेगी, उसके ऊपर कुछ एनालिटिक्स करेगी, तो वो कॉलम बेस ही करते हैं। तो हमारे यहाँ कॉलम जल्द से जल्द उनको एक्सेस हो जाएगा, यानी कि फास्ट एक्सेसिंग हो जाएगी। डॉट मोड, किस मोड में हम इसको सेव कराएंगे? अपेंड मोड में। डॉट सेव, सेव किधर कराना है? यहाँ पे सेव कराना है। ये जो हमने ये वाला पाथ जो है ना, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें। ABFF से कॉपी कर लें सारा और नीचे यहाँ पे सेव की जगह पेस्ट कर दें। जस्ट यहाँ पे ब्रॉन्ज से हमने डेटा गेट किया था, अभी हमने सेव किधर कराना है? सिल्वर लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे जस्ट सिल्वर रिप्लेस करना है और यहाँ पे लास्ट पे जो है ना प्रोडक्ट सॉरी ये जो फोल्डर नेम है उसको भी हमने चेंज करना है। हमने अभी किस के ऊपर काम कर रहे हैं? कैलेंडर के ऊपर। तो कैलेंडर का हमने क्या देखा था कि उसका नाम है एडवेंचर वर्क कैलेंडर। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पे आके सेव कर लेते हैं। इसको भी रन करके देखते हैं। अपेंड इज नॉट, अच्छा डबल पी लिख दिया। ये ओपेंड, अच्छा ओ लिखा हुआ है। अपेंड करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम अपेंड करते हैं, ओपेंड लिख दिया था। मिस्टेक मिस्टेक, एरर आते हैं तो बंदा ही सीखता है कि उसको कैसे टैकल करना है। तो अभी ये हमारा डेटा सिल्वर लेयर के अंदर राइट हो चुका है। अभी जाते हैं हम एज़्योर पोर्टल के ऊपर। अभी हम जो है स्टोरेज अकाउंट पे जाते हैं और इसके अंदर सिल्वर लेयर के ऊपर जाते हैं। तो ये हमारा
फाइल यहाँ पे राइट हो चुकी है, पार्केट फाइल। ये हमारी पार्केट फाइल सेव हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया था कैलेंडर का। इसी तरह अभी हम कस्टमर का कर लेते हैं। कस्टमर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और उस कस्टमर को पहले देखते हैं कि उसके अंदर वेरिएबल का नाम था, आई थिंक df_cast.display। उसको देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। df_cast इज नॉट डिफाइंड। df_cast इज नॉट डिफाइंड। ये df_cast है, इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं। ये हमारा रन हो गया, ये ग्रीन टिक आ गया। अभी हम नीचे जाते हैं, इसको दोबारा रन कर देते हैं। अभी ये हमारे पास उसका टेबल आ गया सारा। इसके ऊपर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, लाइक के हमारे पास सिनेरियो है, यहाँ पे फुल नेम ही है, ठीक है। हम एक और कॉलम बनाते हैं, इन 3 कॉलम को मिला के फुल नेम। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इस टेबल की रहेगी। ये प्लस डिस्प्ले इसको साथ साथ हम ओपन रख लेते हैं, हमें पता चलता जाएगा कि हमारे पास कॉलम नेम क्या है। तो हम इधर एक और बनाते हैं, ये कस डॉट विद कॉलम। यहाँ हमने फुल नेम बनाना है, फुल नेम कॉमा कॉनकैट अंडरस्कोर WS। इसके अंदर देंगे डॉट कॉलम। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, किससे हम लेंगे, प्रीफिक्स ये वाला, ये प्रीफिक्स, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम। प्रीफिक्स कॉमा कॉल, दूसरा क्या नाम है उसका, दूसरे टेबल का FIRST फर्स्ट नेम, प्रीफिक्स फर्स्ट नेम कॉमा कॉल एंड द लास्ट नेम, डॉट डिस्प्ले। इसको भी हम रन करते हैं। ये हमारा फुल नेम बन गया, न्यू कॉलम फुल नेम के नाम से मिस्टर जॉन यांग, ठीक है। इन 3 कॉलम को मिला के हमने एक और कॉलम बना दिया है। इसका सिंटैक्स ये रहेगा, ये तो आपको समझ लगे, विद कॉलम, कॉलम के साथ हम कर रहे हैं काम। फुल नेम, न्यू कॉलम जो हम बना रहे हैं उसका नाम दे देना, न्यू कॉलम का नाम जो भी देंगे, फुल नेम कॉनकैट WS। ये 3, और ये आपने याद रखना है, कॉनकैट WS के बाद यहाँ पे स्पेस लाजमी देनी है, डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन कॉलम। यहाँ पे आपने वो कॉलम लिख लेने हैं जिनको आपने आपस में जोड़ना है और न्यू कॉलम बनाना है।
ये डॉट डिस्प्ले, फिर हमें वो डिस्प्ले कर देगा। अभी हम डिस्प्ले को उठाते हैं और यहाँ पे वेरिएबल नेम बनाते हैं, सिल्वर अंडरस्कोर df अंडरस्कोर कस्टमर इज इक्वल टू, इसको भी हम रन करते हैं, रन किया और अभी हम इसको हटा दिया। अभी हम इसको इसके आउटपुट देखते हैं, सिल्वर ग्रेड df कस्टमर डॉट डिस्प्ले। एक दफ़ा इसको राइट करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरा फुल नेम आ गया, ठीक है। अभी हम इसको राइट कर देते हैं, सिल्वर df कस्टमर डॉट राइट डॉट फॉर्मेट फाइल टाइप पॉकेट डॉट मोड अपेंड डॉट सेव। वही लोकेशन ऊपर से कॉपी कर लें। ये कौन सा है, कस्टमर फाइल है, तो कस्टमर वाला हम यहाँ से सीधा जाएंगे, कस्टमर का यहाँ से एड्रेस उठा लें, कस्टमर डेटा यहाँ से ABFF तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे इधर इसको सेव कर लिया। यहाँ पे इसको हमने सेव कर लिया और इसको भी हम रन करते हैं। फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज लेयर पे नहीं हमें सेव करना, हम इसको ये सेव हो गया ब्रॉन्ज लेयर के अंदर। यहाँ पे हमें जस्ट चेंजेस करनी है सिल्वर लेयर, तो ये हम उधर से हम इसकी कैंसिल कर देंगे सिल्वर। अभी हम इसको रन करते हैं। ये अभी हम जाते हैं सिल्वर लेयर के अंदर, एक और टेबल जो है ना सेव हो गया होगा, ये कस्टमर के नाम से ये पॉकेट फाइल हमारी सेव हो गई है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जाते हैं हम दोबारा स्टोरेज अकाउंट पे ब्रॉन्ज लेयर के ऊपर, जो हमने गलती से इधर इसको राइट कर दिया था, और हम कस्टमर वाले टेबल के अंदर जाते हैं। यहाँ से हम ये देखो ये फाइल एक्स्ट्रा आ गई हैं, हम इनको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम इधर से एक देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ से कोई और फाइल खोल ली ब्राउज लेयर के अंदर से, यहाँ के ब्लॉक ठीक है। ब्राउज पे जाते हैं दोबारा, ब्राउज पे जाते हैं और वहाँ से वो जो एक्स्ट्रा हमने राइट कर दिया डेटा, और उधर से उसको डिलीट कर देंगे। जस्ट हमने ये भी करना है। टाइम लगा रहे हैं तो इसको अपना टाइम देते हैं। ये वाली 4 फाइल जो है ना बाई मिस्टेक हमसे इधर राइट हो गई, हम इनको भी डिलीट कर देंगे। ये सारा टाइम देख सकते हैं ना, ये टाइम मैच कर रहा है, तो ये 4 डिलीट कर देते हैं। डिलीट डिलीट सिंपल डिलीट कर दिए। और इसी तरह हम बाकी फाइल्स को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद सिल्वर लेयर के ऊपर हम उसको लॉक कर देंगे। देन हम एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे। ये भी डिलीट हो गया। अभी हम दोबारा सिल्वर लेयर के ऊपर आते हैं।
और अभी हम जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करेंगे जो भी हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और सेव करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो जल्दी जल्दी इसको सारी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बल्कि ये आपके लिए एक होमवर्क होगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसको देन सिल्वर लेयर के अंदर अपलोड करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आई होप आप इसको अचीव कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किसने अचीव किया, क्या इश्यू है, क्या कितने टाइम में आपने कर लिया, कितने ट्राई में आपने उसको अचीव कर लिया है। अभी हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डन कर लिया है, यानी कि सिल्वर लेयर को हमने डन कर लिया है। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर गोल्ड लेयर को कैसे अचीव करेंगे। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू की तरफ आते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू था, ये हमने फेज 1 में कंप्लीट कर लिया है और ये हमने अभी फेज 2 में भी इसको अचीव कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने डन कर लिया है और अभी हम स्नैप एनालिटिक्स के ऊपर काम करेंगे। देन हम उसको रिपोर्टिंग करेंगे पावर बीआई की मदद से। तो भी हम ये स्नैप एनालिटिक्स देखते हैं इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है गोल्ड लेयर के ऊपर। अभी हम एक और रिसोर्स क्रिएट करेंगे, स्नैप एनालिटिक्स। स्नैप एनालिटिक्स बाय माइक्रोसॉफ्ट को क्लिक कर लेंगे और इसको यहाँ से भी क्रिएट कर लेंगे। तो भी हम स्नैप वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं, यहाँ से रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैनेज रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देते हैं, मैनेज रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट। ओके, देन वर्कस्पेस नेम स्नैप फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। ओके, पेस्ट हियर। देन अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ से डिफॉल्ट अकाउंट नाइट। ओके, और फाइल सिस्टम यहाँ पे नहीं है तो न्यू क्रिएट कर लेते हैं, डिफॉल्ट फाइल स्नैप। ओके, नहीं हुआ। ओके, देन नेक्स्ट 12 admin user like Atif। ओके, हैशटैग यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप रख लें अपना। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन रिव्यू एंड क्रिएट। क्या गलती की है? ओके, अकाउंट नेम इसने पिक किया। ओके, देखते हैं कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। जब तक ये क्रिएट होता है हम समझ लेते हैं स्नैप्स एनालिटिक्स एक्चुअल में है क्या। स्नैप्स एनालिटिक यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पाइपलाइन बना सकते हैं, पाइपस्पार्क कोड लिख सकते हैं और पावर बीआई के साथ इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो
create okay, then security next अभी देखते हैं हमारा रिजॉल्व हुआ है क्या रिटर्न। हाँ सक्सेसफुली। नाउ क्रिएट डिप्लॉयमेंट अभी हो रहा है। ओके मैप्स एनालिटिक्स में हम अभी एसक्यूएल के ऊपर अपना फोकस करेंगे, गोल्ड लेयर के ऊपर जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी हमारी उसको गोल्ड लेयर में हम स्टोर कराएंगे, देन उसको पावर बीआई में कनेक्ट करेंगे। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अभी हमारी डिप्लॉयमेंट डन हो गई है। अभी गो टू रिसोर्स ग्रुप करते हैं, मैप्स फॉर रिसोर्स ग्रुप क्लिक, देन ओपन मैप स्टूडियो। ओपन करते हैं इसको। ये जब तक ओपन होता है हम एक और काम कर लेते हैं, इस मैप्स को यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट में अलाउ कर देते हैं मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू। एक्सेस कंट्रोल IAM इनसाइड स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन इट, देन ऐड रोल असाइनमेंट। यहाँ पे हमने मैनेज आइडेंटिटी को सिलेक्ट करना है एंड देन मैप्स को चूज कर लेना है। और इसके साथ एक और भी मैप को हम यूज़र भी यूज़ करेंगे, तो एक और मैनेज आइडेंटिटी थ्रू यूज़र भी ऐड करना है। उसमें से हम अपने आप को अलाउ कर देंगे। दो काम अभी हमने इधर करने हैं, एक मैनेज आइडेंटिटी मैप्स को अलाउ करना है और एक दूसरा यूज़र आइडेंटिटी को अलाउ करना है। यहाँ पे सर्च करते हैं ब्लॉक स्टोरेज, ओके इसको क्लिक कर लेते हैं और देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से मैनेज आइडेंटिटी को सिलेक्ट करके सेलेक्ट मेंबर करते हैं। यहाँ से हम मैप्स वर्कस्पेस को चूज कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मैप्स फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप एंड देन सेलेक्ट रिव्यू एंड असाइन। रिव्यू असाइन हो रहा है रोल, ये तकरीबन रोल असाइन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो एक और इसके साथ हम रोल असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम यूज़र को असाइन करेंगे, ब्लॉक स्टोरेज कंट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी यूज़र ग्रुप और सर्विस को सेलेक्ट करके सेलेक्ट मेंबर करते हैं। यहाँ से केवल ईमेल को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट रिव्यू एंड असाइन, रिव्यू एंड असाइन। तो भी रोल ऐड हो रहा है, ये भी रोल ऐड हो गया, ये भी तकरीबन 2-3 मिनट लगेगा अपडेट होने को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्नैप्स एनालिटिक्स वर्कस्पेस देखते हैं कि इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे। इसे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एनालिटिक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा पाइपलाइन बना सकते हैं, पाइस्पार्क कोड लिख सकते हैं, SQL स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप के ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, प्लस के ऊपर बटन क्लिक किया, SQL डेटाबेस को क्लिक करते हैं। यहाँ से सर्वरलेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम दे देते हैं, फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप डेटाबेस। इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं और ये जब तक क्रिएट होता है हम समझ लेते हैं कि हमने अभी करना क्या है। आज हमने करना है किसी भी एक्सटर्नल टेबल को क्रिएट करने से पहले हम स्नैप्स पे ये 4 स्टेप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मास्टर की, क्रेडेंशियल डेटाबेस, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट।
तो अभी सबसे पहले हम ये 4 काम करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम गूगल करते हैं, मास्टर की सर्च करते हैं, मास्टर की स्नैप्स एंटर करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसका सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं, ये मास्टर की, एंड देन स्नैप्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट बनाते हैं, जिसको नाम दे देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ से हमने राइट डेटाबेस को सेलेक्ट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर रहेगा, इसको हमने जो अपना डेटाबेस यूज़ करना है वो नेम सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट आर दी डेटाबेस। देन इसके अंदर ये पेस्ट कर देना है, लास्ट वाली लाइन को रिमूव, यहाँ से ब्रैकेट खत्म करते हैं। देन यहाँ पे आपने पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई भी रख लेना है, और देन इसको सेलेक्ट करके रन कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसको डन कर लिया है, तो आपने ये काम कर लेना है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडेंशियल डेटाबेस, इसको गूगल करते हैं। क्रिएट डेटाबेस ग्रुप क्रेडेंशियल स्नैप्स, इसको एंटर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाली वेबसाइट के ऊपर आते हैं, इधर से ये सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, इधर यहाँ पे पेस्ट किया। ये आखिरी 2 लाइनें रिमूव करते हैं अभी के लिए। यहाँ पे क्रेडेंशियल नेम को भी दे देते हैं रेड, इसको ख़त्म करके रेड आतिफ, और यहाँ पे आइडेंटिटी नेम की जगह हम दे देंगे मैनेज्ड आइडेंटिटी, मैनेज्ड आइडेंटिटी, एंड अभी इसको सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। ये भी हमारा रन हो गया। अभी हमारा तीसरा क्या था, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसको गूगल करते हैं। एक्सटर्नल डेटा सोर्स स्नैप्स, इसको एंटर करते हैं। इस वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स ये वाला सारा कोड कॉपी कर लेते हैं। एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट है ये डेटा सोर्स, ये यहाँ से ये वाली एसक्यूएल कॉपी कर लेते हैं कोड, एग्जांपल फॉर क्रिएट एक्सटर्नल डेटा सोर्स से जाते हैं स्नैप्स के ऊपर, इधर इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम ये सीक्रेट और गो वाली लाइन को रिमूव करते हैं। देन ये स्कोप वाला भी आ गया, स्कोप, हाँ इसको भी हमने ऑलरेडी डन कर दिया, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये भी फिलहाल के लिए कमेंट्स को भी हम डिलीट करते हैं। देन यहाँ पे आते हैं, टाइप को भी फिलहाल के लिए हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, क्रिएट एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ पे हम डेटा सोर्स लिखते हैं, सोर्स सिल्वर से हम, ये हमारी सोर्स होगी, और उसका यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। हमने जाना है सिंपल अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर, जो हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया है एक्सटर्नल, उधर जाते हैं। वहाँ से सिल्वर कंटेनर के अंदर, यहाँ से कंटेनर, इधर से सिल्वर कंटेनर के अंदर कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं और उसकी हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। एंटर किया, एंटर करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। देन हम अपने इधर आते हैं, ये जो है इसको यहाँ से यहाँ तक खत्म पेस्ट करते हैं, और हमने ये टिल पॉट तक हमने इसको रिमूव कर देना है। अच्छा, तो सॉरी, फोल्डर तक, फोल्डर भी हमने, फोल्डर नेम भी रिमूव कर देना है, टिल सिल्वर कंटेनर तक हमने इसको रहने देना है। देन यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ है ये हमने यूज़ करना है, ये जो क्रेड आतिफ है, ऐसे कॉपी करते हैं, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
और ये लास्ट वाला कॉमा हटा देते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो अभी हम अच्छा यूआरएल में एक हमने चेंजेस करनी थी, वो हमने नहीं की, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। जो हमने अभी बनाया ड्रॉप एक्सटर्नल डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स का नाम अभी हमने क्या रखा था, सोर्स सिल्वर। इसको हम सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे ब्लॉक की जगह सिंपल DFS लिखना है, देन इसको सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। ये भी रन हो गया और इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। हम अभी अपने गोल्ड सोर्स को क्रिएट करते हैं। गोल्ड यहाँ पे लास्ट पे पहले सिल्वर था, सिल्वर डेटा सोर्स, यहाँ पे भी हमने सिंपल गोल्ड लिख देना है एंड देन इसको सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। ये भी रन हो गया। अभी हमारे पास एक्सटर्नल डेटा सोर्स रेडी हो गया है। अभी एक्सटर्नल फाइल सिस्टम हमारे पास रहता है। दोबारा गूगल करते हैं कैसी में होगा। हाँ ये इधर भी पड़ा हुआ है, इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ये नीचे है। ये एक्सटर्नल क्रिएट एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट, ये इधर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमने चेंज कर देना है अपना नेम। हमारा था पॉकेट, हमारी फाइल है पॉकेट फॉर्मेट में, पॉकेट फॉर्मेट में, और देन हमने फॉर्मेट टाइप पॉकेट रख लेनी है एंड देन इसको नहीं छोड़ना। एंड अभी हम सेलेक्ट करके इसको रन कर देते हैं। ये हमने फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अभी हमने एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करना है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा स्नैप के ऊपर, यहाँ से प्लस न्यू रिसोर्स SQL स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट स्टर, सबसे पहले हम व्यूज क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यूज, क्लिक थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके राइट डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे व्यूज क्रिएट करते हैं। व्यूज के अंदर हम अपनी तमाम SQL क्यूरीज लिखेंगे। जब भी हम इन क्यूरी को चलाएंगे जस्ट हम व्यूज को कॉल करेंगे, व्यूज के अंदर क्यूरी इटसेल्फ रन हो जाएगी। क्रिएट व्यू, सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम हम दे देते हैं गोल्ड, इसको सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। ये भी डन हो गया। अभी हम व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट व्यू, व्यू नेम गोल्ड, स्कीमा होगा डॉट कैलेंडर के साथ बनाते हैं एज। अभी हम यहाँ पे ओपन रो सेट फंक्शन यूज करेंगे। ओपन रो सेट फंक्शन ये करता है कि सिल्वर कंटेनर के अंदर जाके, अभी ताकि हम सिल्वर URL देंगे तो अभी सिल्वर की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर कंटेनर के अंदर जाके उस फाइल को एज ए टेबल ट्रीट करता है। ये फंक्शन का ये बेनिफिट होता है। अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं ओपन रो सेट, ओपन रो सेट स्नैप्स, ये गूगल की वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसका कोड कॉपी किया, सेलेक्ट ऑल ओपन रो सेट बल्क, हाँ ये कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्रिएट व्यू गोल्ड डॉट कैलेंडर एज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और इसकी इंटेंट सेट कर देते हैं। एज कैलेंडर क्यूरी या कैलेंडर व्यू कर लो, कैलेंडर क्यूरी। और यहाँ से हम जो बल्क है URL है, इधर हमने अपने सिल्वर कंटेनर का URL पेस्ट करना है।
सिल्वर कंटेनर का। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप देखेंगे, आपको समझ लग जाएगी ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ से हम कैलेंडर वाले फोल्डर के ऊपर जाते हैं, इसका फाइल का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, मैप्स के ऊपर आए, पेस्ट किया और हमने टिल पार्ट तक हमने इसको डिलीट कर देना है। एंड देन हम देखते हैं कि ठीक है, और यहाँ ये जो ब्लॉब लिखा हुआ है यहाँ पे हमने सिंपल DFS लिख देना है और देन इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन कर देते हैं। ये सक्सेस हो गया। अभी इन सारी कॉपी करते हैं, जल्दी जल्दी हम सारे अपने व्यूज बना लेते हैं, कस्टमर का, टेरिटरीज का, जितने भी हमारे पास फोल्डर हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपके लिए होमवर्क है कि आपने कैसे व्यूज बनाने हैं। अभी हम बनाते हैं इसका एक और न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्रिएट एक्सटर्नल टेबल। यहाँ से हम राइट डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट एक्सटर्नल टेबल, टेबल नेम क्या होगा, रोल डॉट एक्सटर्नल। अभी रिटर्न्स का या सेल्स का डेटा ले लेते हैं क्योंकि उसके पास सारे ज़्यादा कॉलम्स होंगे। विद यहाँ पे अभी हम जाते हैं गूगल के ऊपर, यहाँ से इसका सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं। क्रिएट एक्सटर्नल टेबल स्नैप्स, और यहाँ से हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से हम इसका सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं। फाइल फॉर्मेट एक्सटर्नल टेबल, इधर से इसका कोड कॉपी किया, स्नैप के ऊपर आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये फर्स्ट टू लाइनें हमने ख़त्म कर देनी है और ये जो लिखा है फिलहाल हमने इसको भी रिमूव कर देना है। यहाँ पे एक्सटर्नल टेबल का हमने नाम दे देना है गोल्ड डॉट एक्सटर्नल सेल्स, और यहाँ पे लोकेशन, किस लोकेशन पे आपने सेव करना है। तो मैं इससे पहले तो फिलहाल हम ख़त्म करते हैं और ये डेटा सोर्स भी ख़त्म करते हैं, फाइल फॉर्मेट भी ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्स हमने बनाया था क्रिएट व्यूज़ के अंदर, आई थिंक कॉन्फिग के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये वाला सोर्स गोल्ड कॉपी कर लेना है, इसका नेम एक्सटर्नल टेबल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। फाइल फॉर्मेट हमने कॉन्फिग के अंदर क्या नाम दिया था उसको, टारगेट फॉर्मेट, कॉपी किया, एक्सटर्नल टेबल के अंदर है, यहाँ पे पेस्ट किया। और यहाँ पे लोकेशन के अंदर अभी हमने बताना है गोल्ड लेयर, यहाँ पे लोकेशन के अंदर गोल्ड लेयर के अंदर सोर्स गोल्ड है जो हमारा डेस्टिनेशन होगा, उसके अंदर हमने किस फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है, ये जो भी क्रिएट करेंगे टेबल। यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सटर्नल सेल्स, सेल्स के रिलेटेड था क्रिएट व्यूज। अभी हमने क्रिएट नहीं किया टेबल, एक्सटर्नल टेबल एक्सटर्नल सेल्स एज select all from gold डॉट सेल्स। गोल्ड डॉट सेल्स क्या, ये हमारा व्यू है जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये गोल्ड डॉट सेल्स, इसको हमने भी जस्ट कॉल कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, रन कर देते हैं। आई होप ये चल जाएगा, ये भी रन हो रहे हैं। एंड अगर ये सक्सेसफुल होता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये रन सक्सेसफुल हो गया। अभी हम इसके टेबल देखते हैं कि क्रिएट हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स टेबल, गोल्ड डॉट एक्सटर्नल सेल, रन करते हैं। यहाँ पे हमें डेटा आना चाहिए, ये हमें हमारे पास डेटा आ गया है। तो अभी हम जाते हैं एज़्योर स्टोरेज अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे हम गोल्ड लेयर के ऊपर जाते हैं, गोल्ड कंटेनर के अंदर,
ये हमारे पास फोल्डर बन गया हुआ है एक्सटर्नल सेल। तो ये हमारे पास डेटा रिसीव हो गया। अभी हमने इस डेटा को पावर बीआई में कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी देखते हैं। पावर बीआई को ओपन करते हैं और इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश ऑल। तब तक पावर बीआई भी ओपन हो जाएगा। पब्लिश। सबसे पहले हमने जाना है ब्लैंक रिपोर्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से गेट डेटा को क्लिक कर लेना है। ये जो है गेट डेटा, वर्किंग ऑन इट, वर्किंग ऑन इट। चाहिए हमें यूआरएल पूछेगा, यहाँ से गेट डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लास्ट पे मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। ओपन हो जाओ, हो जाओ। अभी हम पावर बीआई में सिंपल सा डैशबोर्ड बनाएंगे, जो कि हमने जो काम किया उसको देखेंगे। हमने सबसे पहले अज़्योर डेटा फैक्ट्री में पाइपलाइन बनाई थी, देन डेटाबेस के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म किया था। अभी हमने अज़्योर को सेलेक्ट कर लेना है इधर से। अज़्योर के अंदर अज़्योर स्नैप्स एनालिटिक्स एसक्यूएल, इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। ये हमसे यहाँ पे सर्वरलेस का यूआरएल मांग रहे हैं। हम जाते हैं अपने अज़्योर अकाउंट के ऊपर, यहाँ से हम फर्स्ट स्नैप्स को ओपन कर लेते हैं, स्नैप्स वर्कस्पेस को। यहाँ से हम ये सर्वरलेस एंड पॉइंट जो है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ये भी हमारा स्नैप के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड ओके। अगर इशू आता है कोई क्रिएट होने में, कनेक्ट होने में, हम एक और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक हो गया कनेक्ट, देखते हैं। ये इशू कर रहे हैं। हम डेटाबेस के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम ड्यूरिंग हमने जो स्नैप्स वर्कस्पेस बनाई थी, रिसोर्स बनाया था, उधर हमने यूज़र नेम और एसक्यूएल का पासवर्ड दिया था, वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर आप भूल गए हो कोई इशू नहीं है, आप जाओ एसक्यूएल सॉरी स्नैप्स के ऊपर, स्नैप रिसोर्स के ऊपर, यहाँ से यहाँ पे लिखा होगा ये एसक्यूएल एडमिन यूज़र नेम, यहाँ से कॉपी किया और अपने पावर बीआई के ऊपर आओ, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हम पासवर्ड जो हमने लगाया था, आई होप आपको भी याद होगा, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो जाओ, हो जाओ। ये आई थिंक हो गया है। हम पावर बीआई में सिंपल सा डैशबोर्ड बनाएंगे। ये भी हमारे पास कनेक्ट हो गया। ये गोल डॉट एक्सटर्नल सेल्स, ये भी हमने जो एक्सटर्नल टेबल बनाया था वो हमें गेट हो गया, और इसको यहाँ हम लोड कर लेते हैं। हमारा बेसिकली जो था ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट, इसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है पाइपलाइन को अज़्योर डेटा फैक्ट्री के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, डेटा रीड करना है, डेटा लोड करना है, डेटाबेस को क्या नाम है स्टोरेज अकाउंट में कैसे कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस की, सीक्रेट की, एप्लीकेशन की। एंड देन हमने स्नैप्स यूज़ किया है, उसको सम बिजनेस लॉजिक लगा के देन गोल्ड लेयर के अंदर उसको सेव कर दिया। ये हमारे पास टेबल की रोज ज़्यादा है, ये स्कैनिंग कर रहा है। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारे पास सक्सेसफुली एक्सटर्नल सेल्स का टेबल हमारे पास आ गया है। अभी हम सिंपल सा डैशबोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, ये आप समझ लो विजुअल्स हैं, जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आ गया। ये पाई चार्ट था, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पाई चार्ट में हम बता सकते हैं स्टॉक डेट क्या थी, प्रोडक्ट की क्या थी, ऑर्डर नंबर क्या था,
इसको जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देगा। ये देखा, ये हमारा स्टॉक डेट ईयर बता रहा है, सारी रिजल्ट बता रहा है। एंड अभी हम इसके अंदर अदर डेट भी क्लिक करते हैं और एक और हम बनाते हैं टाइम चार्ट। ये मैं पावर बीआई को कवर नहीं कर रहा, इसीलिए हमने जस्ट फोकस करना है अपने पाइपलाइन के ऊपर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एंड स्नैप्स एनालिटिक्स के ऊपर। एंड देन यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक सिंपल सा डैशबोर्ड बन गया हमारे पास। इसको ये कर लेते हैं। ये सिंपल सा हमारे पास डैशबोर्ड बन गया। यहाँ से मैनेजर या सीईओ, कोई भी टीम का बंदा हो या सीईओ हो सकता है, तो यहाँ से वो सिंपल डैशबोर्ड देख के ये एनालाइज कर लेगा कि हमारे पास कितनी सेल्स हुई हैं, किस रीजन में कितनी सेल्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल उसका ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो वो देखेगा इस रीजन में इतनी मेरी सेल हो गई हैं, इस प्रोविंस में मेरी इतनी सेल्स हो गई हैं, और इस एरिया में हमारी डिलीवरी ज़्यादा जाती हैं, प्रोडक्ट्स कौन सा हमारा किस एरिया में ज़्यादा बिक रहा है। ये सारा डिटेल इस डैशबोर्ड में डेटा एनालिस्ट बना के देता है। तो सिंपल मैनेजर या कोई भी टीम का सीनियर बंदा, सीईओ, वो सिंपल यहाँ से देख के डेटा को एनालाइज कर सकता है। आई होप आपको ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट समझ लग गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया, क्या किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो वो पार्ट दोबारा री वॉच कर लें और गूगल भी कर लें, ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इतना ही आपको अंदाज़ा लगता जाएगा कि हम कितने ही बेहतर हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरा ट्यूटोरियल सही समझ लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।